तुम्हारी लव मैरिज हो गई। जाह्नवी ने सीमा के हाथ की लकीरों को 5 मिनट तक अच्छी तरह देखने के बाद कहा। उसकी बात सुनकर सभी आगे खिसक आए और सीमा को देखने लगे। छोटी बुआ की बेटी हीना ने तो बाकायदा सीमा की हथेली अपने हाथ में लेकर देखना शुरू कर दिया। दिखाओ कहाँ है, क्या कहाँ है? सीमा ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसे जाह्नवी पर भी गुस्सा आ रहा था कि ऐसी बातें सबके सामने कौन करता है। अब तो सब शक की नज़रों से देखेंगे मुझे। उसे कुछ नहीं सूझा तो हीना का हाथ पकड़कर जाह्नवी के आगे कर दिया। इसका हाथ देखकर बताओ। जाह्नवी ने अब हीना की हथेली पर नज़र गड़ा दी और इसके साथ ही सबका ध्यान उस ओर ही चला गया और जाह्नवी ने लकीरों पर नज़र गड़ाते हुए बोलना शुरू किया। किस्मत बहुत अच्छी है, बराबर घूमने का मौका मिलेगा। पति बहुत पैसे वाला होगा और दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और क्या? हीना ने थोड़ी बेचैनी से पूछा। और ये कि शादी में 2-3 साल बाकी हैं और अरेंज मैरिज होगी। हीना का मुंह बन गया। फिर क्या फ़ायदा? फ़ायदा किसका? जिंदगी का या शादी का? मीता हंसी। बगैर प्यार के शादी का क्या फ़ायदा? हीना ने मुंह बिसुरते हुए कहा। तो क्या दिक्कत है? शादी के बाद प्यार कर लेना। अपने दूल्हे से लव मैरिज के बदले मैरिज लव हो जाएगी। मीता ने हंसते हुए कहा। आज ओबेरॉय मैंसन में बहुत चहल पहल थी और हो भी क्यों ना, घर की बेटी तानिया की सगाई जो होने वाली है कल, इसलिए आज सारे परिवार वाले इकट्ठा हुए हैं। तानिया के पिता 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं उनकी, और फिर सबके बच्चे भी आए हुए हैं। तानिया के पिता सभी भाई बहनों में दूसरे नंबर पे हैं और उनकी एकलौती संतान है तानिया। चारों भाइयों का परिवार साथ ही रहता है। बड़े भाई के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उन सबकी शादी हो चुकी है और तानिया के बड़े चाचा के 2 बेटे हैं, करण और दीपक, और एक बेटी है मीता। और सबसे छोटे चाचा के 2 बच्चे हैं, सीमा और राहुल। और दोनों बुआ जी के भी दो बच्चे हैं। बड़ी बुआ की 2 बेटियां हैं, जाह्नवी और दिया, और छोटी बुआ के एक बेटा है और एक बेटी है, हीना। और सभी के आने से पूरे घर में रौनक का माहौल है। सभी नौजवान चौकड़ी बड़े से हॉल में डेरा जमाए हुए हैं और बड़ी बुआ की बेटी जाह्नवी को घेरे हुए हैं। दरअसल वो सबके हाथ देखकर उनका भविष्य बता रही हैं। तभी तानिया की मम्मी और ताई जी वहाँ आ गई और सबको खाना खाने के लिए कहा। चलो बच्चों, अब बहुत मस्ती हो गई, अब सब लोग खाना खा लो, फिर सोना भी है, 10 बज गए हैं। तब सब उठकर बड़े से डाइनिंग हॉल में आ गए जहाँ तानिया की दोनों चाची जी सबके लिए खाने की थाली लगा रही थी। दूसरे दिन हंसी खुशी के साथ तानिया की सगाई नमन के साथ हो गई। सबने साथ में तस्वीरें खिंचवाई। तानिया और नमन की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। सीमा अपनी सहेली के घर से आ रही थी। घर में सगाई के फंक्शन होने की वजह से वो हफ्ते भर से कॉलेज नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपनी सहेली निशा से नोट्स लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई। बाइक सवार की बाइक संभालते संभालते भी सीमा को बाइक से धक्का लग गया था और बाइक भी संभलने की जगह अनबैलेंस होकर गिर गई। बाइक सवार ने जल्दी से खुद को संभाला और सीमा को उठाने के लिए पास आया। उसने पूछा, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? और बोलने के साथ ही उसकी नज़र सीमा के हाथ पर पड़ी जिससे खून निकल रहा था। उसने जल्दी से सीमा का हाथ पकड़कर उसे उठने में मदद की और कहा, आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सीमा ने जल्दी से उस अजनबी नौजवान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, जी नहीं, मेरा घर पास में ही है और वैसे भी चोट हाथ में लगी है, पैर में नहीं। तब उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सीमा की कलाई पर ये कहते हुए बांध दिया कि कम से कम रुमाल तो बांध लीजिए, बहुत खून बह रहा है। तब सीमा ने चुपचाप रुमाल बंधवा लिया और फिर अपने अपने नोट्स उठाए जो ज़मीन पर गिर गए थे। तो फिर वो नौजवान भी अपनी बाइक उठाने के लिए आगे बढ़ा तो सीमा को लगा कि वो थोड़ा भटकते हुए चल रहा था, शायद उसके पाँव में चोट लग गई थी। थोड़ी देर बाद जबरी सीमा ने अपने घर पहुंचकर दरवाजे की बेल बजाई तो मीता ने
दरवाज़ा खोला। सीमा ने अपने दरवाजे की बेल बजाई और खोलने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद मीता ने दरवाज़ा खोला। इतनी देर खड़े रहने के बाद सीमा को एहसास हुआ कि पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, पर अब बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। मीता ने उसे मायूस देखा तो उसकी नज़र उसके हाथ पर चली गई, जिस पर बंधा सफ़ेद रुमाल खून से लाल हो गया था। मीता ने देखा तो घबरा कर पूछा, अरे ये क्या हुआ? पहले मुझे अंदर तो आने दो, कमर और पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वहाँ राहुल आ गया। अरे दी, आपको तो बहुत चोट लगी है, चलो पहले डॉक्टर के पास ले चलता हूँ मैं। और उसके हाथ से नोट्स लेकर मीता को थमा दी और फिर राहुल के साथ वो डॉक्टर के पास गई और हाथ की ड्रेसिंग करवाया और दवा ली। उस दिन वो पूरा दिन आराम से लेटी रही थी, मगर जब मीता घर के काम से फुर्सत पाकर उसके पास आकर लेटी तो उसने मीता से कहा, मीता एक बात बोलूं? बोलो। उसने करवट बदल कर कहा, मीता वो जो आज अजनबी मिला था ना, बाइक वाला, हो सकता है वही हो। कौन वही? मीता ने हैरानी से पूछा। अरे वही जिससे पहले मोहब्बत हो और फिर शादी। सीमा ने कहा। क्या? मीता उठकर बैठ गई और जीरो बल्ब की रोशनी में सीमा का चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। अरे बाबा, फिल्मों में कहानियों में ऐसा ही होता है ना? सीमा ने कुछ सोचते हुए कहा। पहले एक्सीडेंट, फिर मुलाकातें और धीरे धीरे प्यार की कहानी शुरू। मैडम, जिन कहानियों का एंड शादी होता है वो कहानी अधूरी होती है। दरअसल असली कहानी तो शादी के बाद शुरू होती है, क्या समझी? मीता ने सीमा की आंखों में देखते हुए कहा। तुम अपनी अक्ल अपने पास रखो। सीमा चिढ़कर बोली। मैं तो उस अजनबी की बात कर रही हूँ, हो सकता है फिर कभी कहीं किसी मौके पर उससे मुलाकात हो जाए। वो खोए हुए लहजे में बोली। अरे जानवी तो सबको बेवकूफ़ बनाती रहती है और तुम हो कि उसकी बातों में आ गई। बुद्धू की सरदार। ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं बनाती, ज्योतिष भी जानने की चीज़ है। और उसकी कितनी बातें सच हुई हैं। तानिया के बारे में कहा था इस साल उसकी शादी फिक्स हो जाएगी, और बड़ी दीदी के बारे में बोला था उन्हें विदेश घूमने का मौका मिलेगा। और देखो जूजू के साथ कनाडा में बस गई है। सीमा ने याद करते हुए बताया। सो जाओ अब, सुबह जल्दी उठना है, याद है ना? नाश्ता हम दोनों को ही बनाना है। आज रात को मैंने तुम्हारे हिस्से का काम भी कर दिया, पर सुबह तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मुझे भी कॉलेज जाना है यार। मीता की बात सुनकर सीमा ने करवट बदली और उसकी कराह निकल गई। पूरा बदन दर्द कर रहा था। वो आंखें बंद सोने की कोशिश करने लगी और तब उसके जेहन में ख्याल आया, उस अजनबी को भी 2 चोट लगी थी, वो भी दर्द में होगा 10 दिन बाद। अब सीमा की चोट पूरी तरह ठीक हो गई थी। उसकी सहेली विशाखा की दीदी को फोटोशॉप जाना था साड़ी में तस्वीर बनवाने के लिए, तो सीमा और विशाखा का भी मन किया कि हम भी साड़ी में तस्वीर बनवा लें। इसलिए सीमा एक बैग में साड़ी और ज्वेलरी लेकर अपनी सहेली के घर आ गई और फिर वहीं से तैयार होकर तीनों स्टूडियो जाने के लिए निकली। जब वे लोग स्टूडियो में अंदर जा रही थी तो 2 नौजवान दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। अब विशाखा और उसकी दी तो साइड से अंदर चली गई, पर बचते बचाते भी सीमा एक नौजवान से टकरा गई और उसने उसे गिरने से बचाने के लिए सीमा का हाथ थाम लिया। सीमा ने बचाने वाले को नज़र उठाकर देखा तो देखती ही रह गई। अब सीमा संभल चुकी थी, इसलिए उस नौजवान ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, जी आपको लगी तो नहीं? और सीमा के होंठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि ये वही नौजवान था जिसकी बाइक से उसे चोट लगी थी। पर नौजवान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त से कहा, चल यार देर हो रही है। और फिर वो दोनों बाहर निकल गए। सीमा को थोड़ा बुरा लगा कि उसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। फिर उसकी नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ी और मुस्कुराते हुए सोचा, मैं भी ना कैसे पहचाने कोई, मैं साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरा चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा। और फिर वो अपनी सहेली की ओर बढ़ गई। आज रात सीमा की आंखों में नींद नहीं थी, ख्वाबों का बसेरा था। उसे अब यकीन हो गया था कि उसके जीवन में प्रेम आने वाला है, और वो और कोई नहीं, बाइक वाला अजनबी ही है। सीमा को सोचते हुए देखकर मीता ने टोका, सोना नहीं है क्या? सोना तो है,
पर एक बात बताऊं? क्या? जल्दी बोलो, मुझे नींद आ रही है। वो मुझे ज़रूर मिलेगा, और वैसे भी ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर वो अजनबी तो इंसान है। सीमा ने स्टूडियो में टकराने वाली बात गोल कर दी। भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो हमारे सबसे करीब होते हैं। और रही बात उस अजनबी की, तो हो सकता है वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचें, जो चाहें वो पूरा भी हो जाए। इतना बोलकर मीता ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दिया और सोने के लिए करवट बदली। तुम तो बस निगेटिव बातें ही सोचना, ये नहीं कि कभी कुछ अच्छा बोल दो। सीमा गुस्सा हो गई, पर मीता ने उसकी बातों का कोई असर ना लेते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ, शायद सपने में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। हालांकि मीता ने ताना मारा था और सीमा ये बात समझ भी गई थी, पर उसे सपने में अजनबी से मिलने की बात अच्छी लगी थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन से कॉलेज और कोचिंग जाते समय वो इधर उधर नज़र देती हुई जाती थी कि शायद वो अजनबी दिखाई दे जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही 3 महीने निकल गए। वो तानिया की शादी के दिन नज़दीक आ गए। अब आए दिन मार्केट के चक्कर लगने लगे, कभी कपड़ों के नाप देने के लिए, तो कभी मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी के लिए। और इस आपाधापी में कुछ दिनों के लिए सीमा के सिर पर से अजनबी से मिलने का जुनून दूर हो गया। आखिर बहन की शादी में उसे भी तो खूबसूरत लगना था। एक शाम को मीता के साथ मैचिंग सैंडल खरीदने मार्केट जा रही थी, तो राहुल बोला, दी मैं भी उस और ही जा रहा हूँ, तो आप दोनों को भी छोड़ दूँगा। हाँ, पर अगर आप लोगों को देर हुई तो आप ऑटो से आ जाना। और सीमा और मीता के लिए ये बहुत राहत की बात थी। शाम 4 बजे भी बहुत तेज़ धूप थी और घर के पास जल्दी ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं मिलता था। दोनों एक जूतों के रूम में बैठकर सैंडल पसंद करने लगी कि वहाँ एक बाइक आकर रुकी, तो राहुल उसके पास चला गया और बाइक वाले नौजवान से बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाया। अरे यार, तू यहाँ? हाँ, घर में बहन की शादी है, तो उसी सिलसिले में बाजार के चक्कर लग रहे हैं। उसके बाद राहुल ने उसका हाथ थाम कर सीमा और मीता से मिलवाया। दी, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सार्थक। फिर सार्थक ने कहा, यार आजकल मैं आऊँगा तेरे घर कार्ड देने, तो ज़रूर आना। ज़रूर, अब तो आना ही है मुझे। सार्थक अजीब से अंदाज में मुस्कुराया तो सीमा के बदन में सिरहन सी दौड़ गई। फिर उसे पता ही नहीं चला कि कब सार्थक वहाँ से चला गया। उसे तो तब पता चला जब मीता ने उसे आवाज़ दी, सैंडल पसंद नहीं करनी, कहाँ खोई हुई हो। तब सीमा के हवास बहाल हुए। ज़्यादा देर नहीं लगी थी दोनों को सैंडल की खरीद करने में, इसलिए राहुल रुका हुआ था। फिर जब सब कार में बैठे तो सीमा कार की खिड़की से बाहर देखती जा रही थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। तब इसका ध्यान मीता की बातों से भंग हुआ। राहुल, ये सार्थक तुम्हारा दोस्त है, पर तुमसे बड़ा लग रहा था। हाँ दी, उसके पापा के ट्रांसफ़र वगैरह होते थे जब वो छोटा था, तब इसलिए उसकी पढ़ाई देर में शुरू हुई थी। मीता किचन में सीमा ने मीता को आवाज़ दी, वो जो राहुल का दोस्त है ना सार्थक। मीता ने उसे देखकर भौवें उचकाई तो वो वही है, बाइक वाला अजनबी। मैं पहले ही समझ गई थी। मीता ने आराम से पानी का घोट भरकर कहा। तुम कैसे समझ गई? सीमा ने हैरानी से कहा। तुम्हारे चेहरे के उतार चढ़ाव से। बहन हूँ तुम्हारी, वो भी तुमसे 2 महीने बड़ी। मीता ने बातें करते हुए आटा गूंथना शुरू कर दिया था। कैसा लगा? सीमा ने भोलेपन से कहा। मैंने तो नज़र भर कर देखा भी नहीं। हकीकत की दुनिया में आ जाओ बच्ची। मीता ने सीमा के खोए हुए से अंदाज पर टोका और आटा गूंथने के बाद अपने हाथ धोने के लिए नल चालू किया। आज संडे था, फिर दोपहर का वक्त था। सीमा घर के काम से फुर्सत पाकर अपने कमरे में आराम से सोई थी जब मीता ने उसे जोर से हिलाकर जगाया। सीमा, उठो जल्दी, सार्थक अपनी माँ के साथ आया है, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। सीमा ने सुना तो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और फेस को साबुन से अच्छी तरह धोकर आईने के सामने तैयार हुई और दुपट्टा लेकर जाने के लिए मुड़ी की। मीता फिर से आ गई। अरे, तुम अभी तक गई नहीं? वो लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। हाँ, जा रही हूँ ना। और मन में सोचा कि पता नहीं क्यों हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। फिर धड़कते दिल के साथ वो ड्राइंग रूम में गई और अपनी माँ के साथ बैठ गई।
मीता ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया था, इसलिए सब बातें करते हुए नाश्ते के साथ भी इंसाफ करने में लगे थे। सीमा को देखते ही सार्थक ने अपनी माँ से कहा, माँ यही है वो जिसका उस दिन मेरे बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, मैंने आपको बताया था ना। अच्छा इधर आओ बेटी मेरे पास। सार्थक की माँ ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया तो वो झिझकते हुए उनके पास गई। ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी उस दिन? उन्होंने प्यार से पूछा। जी जी नहीं, सीमा ने कहकर निगाहें झुका ली। फिर तानिया सबके लिए चाय लेकर आ गई और सबको दिया। सब आपस में बातें कर रहे थे, बस सीमा ही नज़र झुकाए बैठी थी। थोड़ी देर बाद सार्थक की माँ उठ गई और सबसे जाने की इजाज़त ली। अच्छा बहन जी अब चलते हैं हम, आप लोग भी हमारे यहाँ ज़रूर आइएगा। फिर वो सीमा और मीता को बोली, तुम लोग भी ज़रूर आना बेटा। जी जी ज़रूर, सीमा हड़बड़ा गई। राहुल और मम्मी वगैरह उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए तो सीमा ने अपने धड़कते दिल को संभाला तो देखा कि मीता उसे बड़े गौर से देख रही थी और बोली, ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है? वो जल्दी से साबुन कुछ ज़्यादा रगड़ लिया था ना, इसलिए सीमा ने शर्माते हुए कहा। पता नहीं कब सुधरेगी तू। और बोलते हुए मीता ने टेबल पर रखा कार्ड उठा लिया और पढ़ने लगी। कैसा कार्ड है? देख नहीं रही, शादी का कार्ड है। हाँ हाँ देख कर ही तो पूछ रही हूँ, किसकी शादी का है? सार्थक की शादी का कार्ड है। राहुल ने अंदर आते हुए कहा, अगले हफ्ते है शादी, तुम लोग ज़रूर आना। जाना बहुत अच्छी लगी मुझे। सार्थक की माँ बड़े मान से बुलाया है उन्होंने। सीमा की माँ ने भी राहुल की बात आगे बढ़ाई। उनकी बात सुनकर सीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो तेज़ी से अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ गई। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? वो छोड़ो, ये ना सोचो। मीता ने सीमा को उदास देखा तो गुनगुनाना शुरू कर दिया। सीमा जो अपनी अधूरी कहानी और एक तरफा मोहब्बत का शोक मनाती हुई उदास बैठी थी, उसे गुस्सा आ गया और उसने मीता को तकिया फेंक कर मारा और चिल्लाई, बकवास बंद करो। अरे मैंने क्या किया? मीता ने मुंह बनाकर झूठा गुस्सा दिखाया। तुम्हारी काली जुबान की वजह से ये सब हुआ। सीमा नाराज होकर बोली। अच्छा, सच बोलने वालों की जुबान काली होती है। मैं तुम्हारी तरह ख्यालों की दुनिया में नहीं रहती। और शुक्र मनाओ कि सब तानिया दी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं, नहीं तो और कोई नहीं तो तानिया दी तो तुम्हें ज़रूर ताड़ लेती। फिर सोचो क्या बनता तुम्हारा। मीता ने सीमा को धमकाया। वैसे हो सकता है तानिया दी की शादी में तुम्हारा हीरो तुमसे टकरा जाए, और फिर सार्थक की शादी में भी तो हम जाने वाले हैं, तो बहुत सारे चांसेस मौजूद हैं। मीता ने शरारत से कहा। हाँ हाँ उड़ा लो मजाक। सीमा ने झूठी नाराज़गी से मीता को घूरा और वो हंस दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रोज़ शाम ढले घर में गीत संगीत शुरू हो जाता था। खूब हल्ला गुल्ला होता। कल नवीन भाई कनाडा से आ रहे हैं, तानिया के बड़े चाचा के बेटे करण ने आकर बताया। सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। ये कौन है, तुम जानती हो क्या? सीमा ने मीता से पूछा। बड़ी माँ के मायके के रिश्तेदार हैं। वैसे कहानियों में अक्सर ऐसी सिचुएशंस भी होती है, कोई बंदा दूर से आता है और बिल्कुल दिल के करीब हो जाता है। मीता ने सीमा के कान के पास फुसफुसा कर कहा। तुम्हें तो मैं। सीमा ने दांत पीसते हुए मीता को देखा और उसके हाथ में चुटकी काट ली। उफ, मीता अपना हाथ सहलाने लगी। बड़ी माँ ने सीमा को आवाज़ दी। बेटा ऊपर वाला कमरा जरा काम वाली से साफ करवा देना, और ज़रा देख लेना नवीन पहली बार यहाँ आ रहा है, किसी चीज़ की कमी ना हो। जी बड़ी माँ, बोलकर सीमा छत पर चली गई और अपनी देख रेख में कमरा अच्छी तरह साफ करवाया। फिर बेड पर नई चादर बिछा दी और मन में सोचा, काश घर में लॉन होता तो गुलदस्ते में ताज़ा फूल सजा देती, उससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता। और फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे नवीन का आगमन हुआ। बहुत हैंडसम था नवीन, किसी फिल्मी हीरो की तरह। सीमा ने चुपके से उसे देखा था। ऐसी पर्सनालिटी कम ही देखने को मिलती है। नवीन के ऊंचे कद और आकर्षक चेहरे और कसरती बदन को सीमा ने मन ही मन सराहा था। ये कोफ्ते बहुत टेस्टी बने, किसने बनाया है? खाना खाते समय नवीन ने तारीफ़ की। ये सीमा का कमाल है। बड़ी माँ ने तारीफ़ करते हुए कहा। वाह ज़बरदस्त। और बेटा बाकी परिवार वाले
कब आएंगे? बड़े पापा ने नवीन से पूछा। जी वो सब शेखर के साथ आएंगे। नवीन ने अपने छोटे भाई का नाम लिया। एक्सक्यूज़ मी। दूसरी शाम सीमा किचन में अभी अभी आई थी जब नवीन ने उसे आवाज़ दी। नवीन के पुकारने से सीमा हड़बड़ा गई और उसके हाथ से कप गिरते गिरते बचा। सीमा ने कप संभाल कर किचन के स्लैब पर रखा और नजरें झुकाए हुए कहा, जी एक कप चाय मिल जाएगी? जी अभी बनाती हूँ। सीमा जाने क्यों घबराई हुई थी। थैंक्स। आप सीमा है ना? खाना बहुत अच्छा बनाया था आपने, वो बेतक कल्फी से बोला और सीमा के माथे पर घबराहट के मारे पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी सीमा की माँ ने आवाज़ दी। सीमा और सीमा की जान में जान आई। सीमा की माँ उसे आवाज़ देती हुई किचन में भी आ गई थी तो उन्होंने नवीन को किचन में देखकर कहा, आप इतनी गर्मी में किचन में क्या कर रहे हैं? जी बस एक चाय की तलब यहाँ खींच लाई। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा ने नजरें झुकाए हुए ही उसे देखा। उसकी मुस्कान बहुत दिलकश थी। आपको चाय मिल जाएगी, आप उधर लड़कों के साथ हवा में बैठिए। सीमा की माँ नवीन को अपने साथ लेकर जाते हुए बोली, फिर अचानक पलटी। ये लो, मैं तुमसे कहने आई थी कि 5-6 कप चाय बना दो, तुम्हारे भाई के कुछ दोस्त आए हैं। और फिर वो नवीन के साथ किचन से बाहर निकल गई। आज तानिया की हल्दी है। सीमा किचन में सबके लिए चाय बना रही है और आज के फंक्शन में अपनी तैयारी के बारे में सोच रही थी। तभी किसी के ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। समीर भाई आ गए। उधर से तानिया किचन में आ गई। उसे पानी पीना था। सीमा ने तानिया को पानी का गिलास थमाया और बाहर बरामदे में नज़र डाली। समीर भाई को सब घेरे बैठे थे। ये बड़ी मम्मी के बेटी के देवर जी हैं। तानिया ने चाय बनाकर कप में डाली और बरामदे में जाकर सबको दिया। समीर बहुत मजाकिया इंसान है। किसी ने कहा, अरे समीर भाई, आपके तो बाल बीच में से उड़ गए, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई। सबकी बातें सुनकर सीमा की नज़र समीर के उड़ चुके बालों पर पड़ी। इसी फिक्र में उड़ गए कि शादी नहीं हुई। समीर ने मायूसी सूरत बनाकर कहा तो सभी लड़कियां हंस पड़ी। इतने में बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। नवीन के परिवार वाले आए थे। 3 औरतें, एक लड़का और एक छोटी बच्ची। बड़ी उम्र वाली नवीन की माँ थी। लड़की नवीन की बहन और लड़का नवीन का भाई शेखर और दूसरी प्यारी सी लड़की नवीन की पत्नी थी और छोटी बच्ची नवीन की 3 साल की बेटी थी। सीमा बेवकूफ़ की तरह नवीन की पत्नी और बेटी को देख रही थी। मीता उसे खींचकर किचन में ले आई। मीता, ये तो शादीशुदा निकली। सीमा रुहासी आवाज़ में बोली। तो मीता ने सीमा को घूरते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में ये फालतू बातें कब निकलेगी? पागल तो नहीं हो गई? जिसे देखो हीरो समझ लिया। खैर, कम से कम छुट्टी तो हुई तुम्हारी, नहीं तो नई नई डिशेज पकाते पकाते इस गर्मी में मर जाती। मीता ने उसे हल्का सा डांटते हुए मुस्कुरा कर कहा। फिर तानिया की हल्दी धूमधाम से हुई। सबने मजाक में एक दूसरे को भी हल्दी से रंगा। दूसरे दिन मेहंदी की रस्म होने वाली थी। मेहंदी लगाने के लिए 2 लड़कियों को बुलाया गया था। सभी औरतें और लड़कियां मोबाइल में मेहंदी सर्च करने में लगी थी। सबके हाथों में मेहंदी के बेल बूटे सजाते सजाते काफ़ी देर हो गई थी। तानिया के हाथों में नमन का नाम मेहंदी से लिखा गया था। उसकी गोरी हथेलियों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तानिया की माँ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और ये यादगार पल कैमरे में सदा के लिए सहेज लिया। मीता ने दूसरे दिन बारात आने वाली थी और सबकी तैयारियां जैसे अधूरी ही थी। किसी का लहंगा अभी दर्जी ने नहीं दिया था तो किसी का ब्लाउज फिट नहीं आ रहा था। सीमा ने जिस दर्जी को लहंगा सिलने दिया था उसके यहाँ कोई बीमार हो गया तो दुकान बंद हो गई। सीमा ने राहुल को लहंगा लेने भेजा था, उसी ने आकर बताया था और ये सुनकर सीमा तो रो ही पड़ी। अब मैं क्या पहनूंगी? और उसकी माँ भी उसे डांट रही थी। ये नहीं कि वक्त पर कुछ काम कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो सारे काम ऐन वक्त पर सूझते हैं। तभी उधर से गुजरते हुए समीर ने सीमा को ऐसे रोते देखा तो वहाँ चला आया। बोला, ये भी कोई मुश्किल है सीमा, जो हल ना हो सके। चलो मेरे साथ, मैं शॉपिंग करवा दूंगा। मुझे भी कुछ खरीदना है। चलो अभी चलते हैं। समीर ने जोर देकर कहा तो वो सोच में पड़ गई। चली जाओ और साथ में मीता या किसी और को भी ले जाना, मम्मी ने कहा तो सीमा जल्दी से तैयार होकर आई और फिर समीर ने गाड़ी निकाली तो सीमा उसके साथ
वाली सीट पर बैठ गई और बड़ी दीदी के दोनों बच्चे सान और मारिया जो साथ जा रहे थे पीछे की सीट पर बैठ गए। समीर ने एक अच्छे से बुटीक के सामने कार रोकी। उफ, कितना खूबसूरत सूट है। बुटीक में सूट देखते हुए सीमा को एक सूट बहुत पसंद आया। क्या पसंद आ गया सूट? समीर ने कहा, अगर पसंद है तो ले लो, वाकई मुझे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर बहुत महंगा है। सीमा ने दबी जुबान से कहा, अरे तुम प्राइस की चिंता मत करो, पैसे क्या तुम्हारी खुशी से बढ़कर हैं। समीर ने सूट पैक करने बोल दिया, मगर सीमा सोच में पड़ गई। मारिया ने सीमा को टोका, क्या सोच रही हो मासी, फ्री में मिल रहा है, ले लो। मारिया की बात समीर ने सुन ली तो सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा समझदार तो बच्चे हैं। तो सीमा ने शर्माते हुए नज़र झुका लिया। सीमा के लिए सूट सिलेक्ट करने के बाद समीर अपने लिए कोट देखने लगा। कैसा लग रहा है? समीर ने ब्लैक सूट की तरफ सीमा का ध्यान दिलाया। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी शादी के लिए खरीद रहे हैं, मारिया ने कहा। वाह, वक्त भी आ जाएगा। समीर ने सीमा को गहरी निगाहों से देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, इन्हें क्या हो गया। सीमा घबरा सी गई। सूट लेने के बाद समीर ने एक आइसक्रीम पार्लर के पास कार रोकी और सबको आइसक्रीम खिलाने के बाद वापस घर के लिए चल दी। घर आकर सीमा ने मीता को सूट दिखाया तो उसने कहा, हाय, काश मेरा भी सूट इतना खूबसूरत होता। पर जब सीमा की मम्मी सूट देखा तो सीमा को डांट लगाई, क्या जरूरत है इतना महंगा सूट लेने की, वो भी समीर की तरफ से। पर मम्मी, मैंने तो मना किया था उन्हें, उन्होंने ज़बरदस्ती दिलवाई। सीमा मिनमिनाई। अच्छा, अब सबके पास ढोल पीटने की जरूरत नहीं, आइंदा ख्याल रखना, वो डांट डपट कर चली गई। तो सीमा ने सुकून का सांस लिया और सूट को अपने सीने से लगा लिया। सोचने लगी, हाय, इस प्यारे सूट को पहनकर मैं कितनी प्यारी लगूंगी। फिर सोचा, हाय राम, मैंने तो अभी तक इस सूट के साथ वाली मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ भी सेट नहीं की। अब इससे पहले कि कोई मुझे कुछ काम पकड़ा दे, मैं अपने कमरे में चलूँ। दूसरे दिन सुबह से ही भागम भाग लगी थी। बारात आ गई थी, दूल्हे की अगवानी की गई और फिर एक एक करके सभी रस्में निभाई गई। सभी लड़कियां तितलियों की तरह सजी धजी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर सीमा का रूप इन सबसे नुमायां था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें उसे सबसे अलग खूबसूरत लुक देती है। वो एक साइड में मीता के साथ सेल्फी ले रही थी जब समीर का छोटा भाई मयंक उसके पास आया और उसके हाथ में गजरा थमा दिया और कहा, जी समीर भाई ने आपके लिए भेजा है। इतना बोलकर वो तो जल्दी से चला गया और मीता उसे चिढ़ाने लगी, वाह क्या बात है, पहले खूबसूरत सूट और अब खूबसूरती बढ़ाने के लिए गजरा। लगता है किसी के दिल में तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। और सीमा को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी नज़रें झुकाकर अपने एक पाँव के अंगूठे से दूसरे पाँव के अंगूठे को रगड़ने लगी। तानिया और नमन की शादी खुशी भरे माहौल में संपन्न हुई। सभी लोगों ने, मतलब वर और वधू पक्ष वालों ने दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवाई और फिर विदाई का समय आया तो माहौल में उदासी घुल गई। सबने सजल नेत्रों से तानिया को नमन के साथ कार में बिठाया और तानिया अपने हम सफ़र नमन के साथ अपने ससुराल चली गई। दूसरे दिन तानिया के ससुराल में रिसेप्शन का फंक्शन था जिसमें तानिया के मायके से कुछ लोग शामिल हुए, जिसमें मीता और सीमा भी थे। फिर जब शादी के सभी हंगामे खत्म हो गए और सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए तो सीमा ने पूरे 2 दिन खूब सोकर अपनी थकान उतारी और आज तीसरे दिन भी वो देर से सोकर उठी थी। और जब नहाकर अपना नाश्ता लेने किचन में आई तब तक बाकी लोग नाश्ता कर चुके थे। सीमा अपने लिए नाश्ता निकाल रही थी जब ड्राइंग रूम में से आती समीर की आवाज़ पर चौंक गई, तुम भी अजीब है यार, सीमा से बोल दे जो भी बोलना है, इतना घबराने की क्या बात है। पर भाई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कहीं वो बुरा ना मान जाए। ये झिझकती हुई आवाज़ मयंक की थी। तो बैठकर परेशान हो, मेरा दिमाग मत खा, समीर ने झल्लाकर कहा। अच्छा तो मैं बात कर लेता हूँ, फिर मयंक ने मरी मरी सी आवाज़ में कहा। इन दोनों की बातें सुनकर सीमा जो किचन से निकल रही थी वापस किचन के अंदर दाखिल हो गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो सोचने लगी, इसका मतलब बारात वाले दिन मयंक ने गजरा अपनी तरफ से ला कर दिया था और नाम समीर का बताया था। चलो अच्छा है, बेचारे बहुत कम बोलते हैं और खाने पीने में भी बिल्कुल नखरे नहीं है उनके। सीमा ने इत्मीनान से सोचा और अपने लिए कैंट से ग्लास में पानी भरने लगी थी।
कि मैं की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई। सीमा वो किचन में आकर बोला था, जी वो मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। वह थोड़ा रुकते हुए बोला, जी कहिए। सीमा के ओंठों से धीमी आवाज़ आई थी। दरअसल बात यह है कि मैं बोलते हुए रुका, जैसे अंदर से हिम्मत जमा कर रहा हो। सीमा ने अपनी नज़रें उठाई, ये देखने के लिए कि ऐसा भी क्या है जो वो बोल नहीं पा रहा। तुम मेरी शर्ट प्रेस कर दोगी? मैंक ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, प्रेस कर दूंगी, सीमा ने धीरे से कहा। थैंक्स बोलकर मैंक चला गया और सीमा का सारा मूड खराब हो गया। किचन से अपना नाश्ता लेकर वो अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, ज़िंदगी कितनी उदास और बेरंग है। हर उम्मीद गलत निकलती है, हर ख्वाब के पीछे आंसू है और आंसू के पीछे तन्हाई। उसी शाम तानिया पग फेरे की रस्म के लिए मायके आई थी। हंसती मुस्कुराती तानिया बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी हर आधा से खुशी टपक रही थी। सभी तानिया को घेरे हुए थे। उससे उसके पति की बातें, उसके ससुराल वालों की बातें पूछ रहे थे और सीमा सबके लिए चाय बनाने किचन में आ गई थी कि उसके पीछे सबकी नज़र बचाकर समीर भी आ गया। इससे पहले कि सीमा कुछ सोचती, समीर ने बोलना शुरू किया। सीमा, आज मेरी माँ तुमसे बात करने वाली है। मेरा मतलब है कि मेरी शादी तुमसे करने के लिए सोच रही हैं वो, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचता। तुम्हें अपनी बहन ही समझा है मैंने। तुम प्लीज़ उन्हें बोलना कि समीर भाई को उनकी पसंद की लड़की से शादी करवा दें, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम खुद अपने मुंह से मेरे लिए कहोगी तो वो ज़रूर मान जाएंगे। अगर मेरा काम हो गया ना, तो तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग पक्की। समीर ने सीमा की खुशामद करते हुए उससे लालच दिया। ठीक है समीर भाई, सीमा ने एक ठंडी सांस भरकर कहा। आपका काम हो जाएगा। ओ गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी हो। वह खुशी खुशी किचन से बाहर चला गया और सीमा सोचने लगी, कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें कोई मोहब्बत करता है, जो किसी की निगाहों में ख़ास होता है। और एक मैं हूँ। सब कहते हैं बहुत खूबसूरत हूँ, बड़े तीखे नए नक्श हैं, मगर किसी को मैं दिखती ही नहीं। सीमा ने बेहद उदासी से सोचा और आंसुओं के 2 कतरे लुढ़क कर उसके गाल भिगो गए। तभी राहुल किचन में आया। दी, मम्मी पूछ रही हैं, अभी तक चाय नहीं बनी? और बोलते उसकी नज़र सीमा पर पड़ी तो चौंक गया। अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, बस जरा सा उंगली में कट लग गया। सीमा ने अपनी उंगली आगे कर दिया। संयोग से थोड़ी देर पहले उंगली में कट गया था चाकू से। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? राहुल ने उसके सिर पर प्यार से चपत लगाई और कमरे में से बैंड एन लाकर उसकी उंगली में लगा दिया। और सीमा ने सबके लिए चाय कप में डाल दी थी, उसे ट्रे में सजाकर सबको देने के लिए चला गया। क्या सीमा को अपने सपनों का राजकुमार मिलेगा या नहीं? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।